नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। समीक्षा अधिकारी की यह घटना चक्र की प्रीवियस ईयर बुक है, जो कि 2025 की लेटेस्ट बुक है। वो हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नोट्स भी देखेंगे इसमें। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, पाषाण काल से। तो पहला क्वेश्चन 2013 मेंस का है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं और महदहा से भी प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण है भारत के मध्य पाषाण काल के जो संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, वो सराय नाहर राय से भी और मादहा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। मध्य पाषाण कालीन स्थल मादहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने मादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। चलिए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? महदहा और सराय नाहर से जो हड्डी के आभूषण मिले हैं वो पाषाण काल के संदर्भ में। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है, नीचे दो दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन में कहा है तथा दूसरे कारण में कहा है। अभिकथन में विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंग में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, और कारण में कहा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता, जो ड्राइनेस का चरण था। तो इसमें सही क्या हो जाएंगे आपके? देखेंगे तो इसमें सही आपके हो जाएंगे दोनों सत्य हैं, और इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दोनों सत्य हो जाएंगे, उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह आभूषण यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जी आर शर्मा ने जो सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी थी, जो नूतन और भूतल काल है उसमें सूखे के कारण जो विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी हो गई, इस कारण गंगा घाटी के क्षेत्र में उन्होंने प्रवास किया। चलिए, ये 2016 में इसका क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका भीमबेटका हो जाएगा आंसर, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की जो शैलकृत गुफाएं, जो चित्रकलाएं हैं, उनको ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो निम्नलिखित मध्य पाषाणिक जो स्थल हैं, उनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से हैं? पैसरा है, लेखिया है, वीरभानपुर है और महदहा है। इनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है सिस्टम? तो इसमें देखेंगे पहला क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रागैतिहासिक काल की दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के जो क्रम है वो मध्य पाषाणिक स्थल। पहले आ जाता है आपका महदहा, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। लिखिया कहाँ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। पैसरा बिहार में है और वीरभानपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम से पूर्व आपको ऐसे देखना है, इधर से। तो इधर आपका मादहा आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर आप जाएगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में आपका क्या हो जाएगा? लेखिया, लेखिया। और फिर आपका जाएगा पैसरा बिहार में, पैसरा आ जाएगा। फिर आप आगे आएगा वीरभानपुर, वीरभानपुर ये आपका पश्चिम बंगाल में है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य इन्होंने दिए हैं वो हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथ्यात्मक नोट्स दिए हैं साथ में। तो पशुपालन का जो प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है।
जो पशुपालन का प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है वो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल हैं उनको वे हैं लहुरा देव, चावल के साक्ष्य मिले हैं, और मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ये भी ध्यान रखना, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। और जो पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। जो हड़प्पा वासी थे उनको तांबा, कांसा और स्वर्ण आदि की जानकारी थी। हड़प्पा वासी जो चांदी जो मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान एवं ईरान में स्थित थे। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। ये भी ध्यान रखना है। बनावली से जो पक्की मिट्टी की जो बनी हुई हल की जो प्रकृति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो बनावली से मिली है। सिंधु सभ्यता है वहां पे महान जो स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। जो है वो सिंधु सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो नगर नियोजन को माना जाता है। चलिए ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अपने। जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है उसको संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही आपका बताया गया है। इसमें बताया गया है एक प्रदेश से एक जो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों के जो वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ धान है। तो इसमें सही क्या आपका हो जाएगा, केवल आपका एक सही है। इस प्रदेश के जो अनेक जो उत्खनित पुरा स्थल हैं वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखना है। कौन सी है आपकी उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो इसमें ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, कथन एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश के जो अनेक उत्खनित पुरा स्थल हैं उनके वैश्विक संदर्भ में कृषि के जो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं नवीनतम खोजों के आधार पर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि छात्र वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी से 7000 ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त जो कृषि अन्नधान है जौ नहीं। अतः केवल कथन एक सही, इसीलिए क्योंकि इसमें जौ की बात कही गई है। जौ की बात कही गई है, सिर्फ धान है, जौ नहीं थे। चलिए सिंधु सभ्यता से जो एवं संस्कृति से हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो सूचियां दी गई उनको सुमेलित करना है। तो इसमें बताया गया एक तरफ हड़प्पा संस्कृति, एक तरफ जो बस्तियां हैं हड़प्पा संस्कृति की, एक तरफ नदी जिन पर अवस्थित हैं। तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, हड़प्पा आपका किस पे है, तो आपका रावी पे स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3 ऑप्शन हो जाएगा। कालीबंगा किस पे है, तो कालीबंगा आपका घर घर पे, किस पे, घग्घर पे। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। लोथल किस पे है, तो लोथल आपका भोगवा नदी पे है, भोगवा नदी पे है। रोपड़ आपका सतलज नदी पे है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशाल जो स्नानागार है किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। अभी हमने उस तथ्य वाले क्वेश्चन में पढ़ा भी था। तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो एक सिंधु सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, सिंधु। तो विशाल स्नानागार मिला है किस पुरातत्व स्थल से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो ये चारों आपके सत्य हो जाएंगे। तो उपयुक्त क्या है? सभी सही हैं। उपयुक्त सभी आपके सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, उनके नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नगर, जो हड़प्पा नामक पुरा स्थल है, सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा जो कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अनेक स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनके, कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब इसके हम जो तथ्य दिए गए हैं वन लाइनर में वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। ये ध्यान रखना है, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से के नाम से भी जाना जाता है। वन लाइनर है, फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरोग्य एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है नाम पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल है, वो गुजरात के अहमदाबाद जो नगर है, अहमदाबाद जिला है, उसमें भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने पढ़ा था लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। चहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो चहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद ऊबड़ वाले बैल का है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। मिस्र के को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति जो शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। चलिए अगला है, जो प्रमुख धातु और प्राप्त स्थल है वो देख लेते हैं। तांबा जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो खेतड़ी से। प्राप्त स्थल राजस्थान और बलूचिस्तान एवं ओमान। लाजवर्द बगखां जो अफगानिस्तान में है। टिन ईरान अफगानिस्तान। चांदी राजस्थान की जो जावर अजमेर खानों से अफगानिस्तान में ईरान। और सीसा अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर। शिलाजीत हिमालय और गोमेद जो है वो गुजरात से प्राप्त होता था। चलिए वैदिक काल के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। वन लाइनर है। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद और यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रीय या त्रीय कहा जाता है। वेद त्रीय में आपका अथर्ववेद नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख है आपका ऋग्वेद में। प्रारंभ में हम 3 वर्णों में के उल्लेख पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। चलिए और ऋग्वेद में चारों वर्ण की जो उत्पत्ति है एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का जो विस्तृत उल्लेख है वो बताया गया है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद का अर्थ है शिष्य शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है और बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो आद्य देश है उसको उत्तरी ध्रुव माना है, उत्तरी ध्रुव को माना है। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी और 10 रागे जो युद्ध है वो पुरुषणी, जो 10 राजाओं का युद्ध है वो पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया जो कि आधुनिक रावी नदी है।
ऋग्वेद में उल्लिखित यज्ञ यव शब्द का जो तादात्मक जव से जो स्थापित किया गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी और समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का जो वर्णन है वो सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। वैदिक काल में जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक है उसे उपाध्याय कहलाता था। प्राचीन काल में आर्यों के जो जीविकापार्जन का मुख्य साधन है वो पशुपालन एवं बाद में कृषि था। चलिए ये हम पढ़ेंगे बाद में। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा है? तो धौलावीरा 3 भागों में। ये 2013 का मेंस का क्वेश्चन है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। इसमें तो लोथल में मिला है। लोथल अभी हमने देखा फैक्ट किसमें, लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। हड़प्पा सभ्यता जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, हड़प्पाई संदर्भ में हाथी के जो दांत का पैमाना लोथल से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन। सूची दो गई हैं, दो दी गई हैं इसमें, एक में सूची दी गई है, एक तरफ में स्थल दिए गए हैं, एक तरफ उनके जो खोज करता है वो दिए गए हैं। हड़प्पा, हस्तिनापुर और तक्षशिला और कौशाम्बी। तो आपको पता है हड़प्पा के आपके दयाराम साहनी थे, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये 2017 का क्वेश्चन है। हड़प्पा के दयाराम साहनी थे, किस कौन से सन में इन्होंने किया? तो 1923 से 24 के बीच में इन्होंने इसकी खोज करी। हस्तिनापुर बीबी लाल ने खोज करी 1950 से 52 के बीच में। और तक्षशिला जॉन मार्शल ने की 1913 से 34 के बीच में। कौशाम्बी एनसी मजूमदार हैं, एनजी मजूमदार हैं, 1936 से 37 के बीच में इन्होंने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सभ्यताओं का जो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है वो कौन सा है? तो एजटेक, माया और मुइस्का और इंका, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका उत्तर से दक्षिण के क्रम है, ये याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना। ठीक, 2016 का प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तर से दक्षिण जो सभ्यताओं का जो सही क्रम है वो एजटेक, माया और मुइस्का और इंका। एजटेक सभ्यता क्या है? तो इसका विस्तार मोसोपोटामिया, जो मोसो जो है मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग का पर था। मेसो अमेरिका के जो अंतर्गत मध्य से दक्षिण मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक काल से तो सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, ये 4 वेद हैं। इसमें आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो त्रयी है, वेद त्रयी, उसमें आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद वेद त्रयी में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची दी गई है दो, आपको पहली सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। बताना है ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में आपका आता है जो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं वो आपके ऋग्वेद में आती हैं। यजुर्वेद में क्या आता है आपका? तो यजुर्वेद में आता है स्तोत्र एवं कर्मकांड, जो है यजुर्वेद में आता है। सामवेद में सबको पता है आपका संगीत में जो स्तोत्र हैं वो आते हैं। और अथर्ववेद में आपके तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का आता है पूरा। चलिए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में जो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं इसमें कुल
कुल 10,552 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के जो पद गेय रूप में संगीतमय स्त्रोत हैं, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद क्या है? तो ये आपका है स्त्रोतों का जो संकलन है वो ऋग्वेद है। चलिए, ये 2016 का प्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का जो संवाद है उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है ना कि ना इस आत्मा का कभी भी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। ध्यान रखना है क्वेश्चन, जो भागवत गीता है वो मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये सर्प थे वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में जो मद्राचल पर्वत है तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया था, कछुआ का अवतार लिया था, कूर्मा अवतार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता थे ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1,008 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएं हैं। ऐतरेय तथा कौशितकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। चलिए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्ना का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन 20 का गाय के लिए प्रयोग हुआ है। जो ये तथ्य हैं, जो जो इसका टॉपिक आएगा उसी के हम तथ्य हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वैदिक काल का हम लोगों ने तथ्य जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर है हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो इसके बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कवर कर लेंगे। फिर आपका जो बौद्ध धर्म आएगा, जैन धर्म आएगा, उसके पहले आपका वन लाइनर पढ़ेंगे, फिर उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो एक गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अघन्या का। चलिए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था। किसको? उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो होता था उसे उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की जो स्थापना करके अपने शिष्य को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्ध्यु, ठीक है, कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, जो कर्म कांड पढ़ाता था यजुर्वेद का उसको क्या कहा जाता था? अर्ध्यु। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं, जैसे ये ग्रंथ यज्ञ तथा उनके अनुष्ठान के जो विधियों विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है, तांडव ब्राह्मण और शतविंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का जो संबंध है वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांड ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण का जो संबंध है वो सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है यजुर्वेद तथा गोपद ब्राह्मण का संबंध आपका अथर्ववेद से है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, आपका 2014 प्री का क्वेश्चन है, महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ये आपकी जय संहिता के रूप में जानी जाती है, जय संहिता। महाभारत के जो प्रारंभिक रचना काल में
8800 श्लोक थे। इसमें जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000। वर्तमान में जो संस्करण है इसमें 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। चलिए अब बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ तथा ठीक इसके इनके जो पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे। ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के निकट। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ। माता का नाम क्या था? तो माया देवी कुलीय गणराज्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध जी ने ग्रह त्याग किया था उसको क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। 80 वर्ष अवस्था में शरीर त्याग दिया था। बौद्ध जो ग्रंथ है इनमें महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? जब उनकी मृत्यु होती है, शरीर त्याग करते हैं, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की जो खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। 6 वर्षों की जो कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो यह बुद्ध की जो मृत्यु तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तकर्णी जो सप्तपर्णी गुफा है उसमें हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। इस समय मगध शासक अजातशत्रु था। जो प्रथम बौद्ध जो संगति हुई, इस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया। तृतीय का संगति का पाटलिपुत्र में और चतुर्थ संगति का कुंडलवन कश्मीर में किया गया। जो पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया है, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। जो भरहुत और एवं सांची के स्तूप के जो स्थापना है मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता था, जबकि महायान उन्हें देवता के रूप में मानते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी और नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है गुप्त शासक कुमार गुप्त को माना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अंतिम जो वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई थी। चलिए, तो बौद्ध जो क्वेश्चंस हैं वो हम बौद्ध धर्म से हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर वो हम देखेंगे, जिसमें निम्नलिखित में किस राजवंश के जो अभिलेख हैं से इस परंपरा का समर्थन प्राप्त होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो आपका मौर्य राजवंश के जो अभिलेख हैं उनसे प्राप्त जो हुआ है, जो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नी दे अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसे उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ तथा साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें पीछे रुम्मिनी देई जो स्तंभ अभिलेख है अशोक के शासनकाल में से प्राप्त होता है, रुम्मिनी देई स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध में जो त्रिरत्न है उनका क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धर्म और संघ से
इसका अभिप्राय है त्रिरत्न से। ये 2017 का क्वेश्चन है। प्री बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसे किसके राज्यकाल में आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुद्ध कौशाम्बी आए थे किसके राज्यकाल में आए थे? तो आए थे आपके उदयन के काल। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन या उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बनाने के बाद घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किस एक ने किया? तो किसने किया था? तो आपका महाभाष्य ने किया था, महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने। बौद्ध जो प्रथम बौद्ध जो परिषद का संचालन किया था, किसने किया था? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगति की जो बुद्ध की मृत्यु होती है उसके तत्काल बाद होता है। राजगृह एक सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। इसका समय जो मगध के शासक थे वो अजातशत्रु थे। इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन हुआ उनमें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी किसके काल में? तो कनिष्क के काल में। कहाँ हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चलिए तो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई परिषद वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में होती है। द्वितीय जो बौद्ध संगति होती है वो आपकी आयोजन कालाशोक के शासनकाल में होती है। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय कहाँ होते? तो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। जो मोगिली पुत्र हैं इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ संगति के कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष इसमें भी थे वो अश्वघोष थे। ये ध्यान रखना है। इसमें जो अध्यक्ष थे वो आपके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। द्वितीय जो बौद्ध समिति हुई उसका आयोजन कहाँ हुआ? उसका वैशाली में होता है। राजगृह में आपका प्रथम होता है, प्रथम की। पाटलिपुत्र में कहाँ होता है? तृतीय का होता है। तृतीय पाटलिपुत्र में होती है। काशी में कोई नहीं होती है। चतुर्थ होती है आपकी कुंडलवन कश्मीर में। ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध से ही है। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है तो आपके गुप्त काल से संबंधित है। किससे है? गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो आपका सुबुद्ध हो जाएगा। इसका सुबुद्ध आंसर हो जाएगा। सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो या तो माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने अतित्व समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? इसे चुनना है। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? इसे तो ऑप्शन इसका बी सही करेक्ट हो जाएगा। चैत्य एक पूजा स्थल होता था जबकि जो बिहार है वो निवास स्थान है। बिहार क्या है? निवास स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो चिता संबंधी शवदाह के पश्चात बचे हुए जो अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे।
अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं ने रहने रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है आपकी कहाँ, तो राजगृह में स्थित, जहाँ प्रथम बौद्ध संगति हुई। आपको 2014 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। राजगीर की बैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। कहाँ स्थित है, तो आपके कारले। कारले हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक शैत्यग्रह कारले में स्थित है, या महाराष्ट्र राज्य में है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ था, तो आपका गुजरात में। ये भी 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आरओ एग्जाम का क्वेश्चन है। वल्लभी विश्वविद्यालय आपका गुजरात में। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आचार दिए गए हैं, एक तरफ उनका सिद्धांत दिया गया है। चलिए, तो बताना है। लकुलिस लकुलिस का क्या है आपका, तो पाशुपत है। क्या है, पाशुपत। नागार्जुन का सिद्धांत क्या है, तो इनका सिद्धांत है शून्यवाद। और भद्रबाहु का सिद्धांत क्या है, तो जैन। और गोसाल का आपका है आजीवक। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2017 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म के आपके जो वन लाइनर है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, वो पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो नाथ थे, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वन लाइनर का। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर के वैशाली के निकट जो है लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ गिरात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या का तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम में समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 7 वृक्ष, साल का जो वृक्ष है उसके नीचे कैवल्य पूर्ण जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ। तत्पश्चात केवलिन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक हैं, एक सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। अशोक तथा उनके जो पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। तो ये जैन धर्म से। जैन धर्म के हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आए हुए, वो हम लोग कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए, तो बताना है। तो जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, उन्होंने जो समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसमें सबसे पहले ऋषभदेव हैं, दूसरे नंबर पे अजीतनाथ, फिर संभवनाथ आते हैं तीसरे नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है। आपके 24वें महावीर, अरिष्टनेमी आपके 22वें हैं, मल्लिनाथ 19वें हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये याद देख लेना और याद कर लेना इनको। सुमतिनाथ याद कर लेना, 5वें नंबर के हैं सुमतिनाथ। और पद्मनाभ जो पद्म प्रभ हैं, वो आपके 6वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ आपके 23वें हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक तरफ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ उनके संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं। श्रावस्ती से कौन संबंधित हैं? तो श्रावस्ती से आप संभवनाथ संबंधित हैं, संभवनाथ। और काकंदी से कौन संबंधित है? तो ये सुविधिनाथ। अयोध्या से आपका कौन संबंधित है? तो ऋषभनाथ। और पभूषा से आपका पद्म प्रभु। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो हुआ ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी है, वहां इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए जो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, वो महावीर स्वामी को, जो 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, इन्होंने साधना की थी जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एवं साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ था, फलता उसे उन्हें केवलिन कहलाए थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। कहाँ है? तो कौशाम्बी में है। कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। जो महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषताराम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। कौशाम्बी में जैनों का जो प्रथम प्रमुख तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी है, जो 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभ से संबंधित है। पद्म प्रभ से संबंधित है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग टॉपिक वाइज एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम वन लाइनर एक साथ पढ़ लेंगे। ये हम लोगों का ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बार हम लोग एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद जो वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए हैं, वन लाइनर जो फैक्ट्स हैं उसको एक बार पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज वन लाइनर भी दिए गए हैं, तो टॉपिक वाइज वन लाइनर हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाते हैं मेन फोकस में, बाद में वन लाइनर एक साथ सब्जेक्ट के कंप्लीट पढ़ लिए जाएंगे। चलिए, तो हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो शैव धर्म या भागवत धर्म, इसका जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर, वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं वो लोग कवर करेंगे। चलिए, नैनार कौन थे? कौन? नैनार। तो ये थे शैव धर्म से। किसे? शैव। चलिए, तो नैनार से शैव से थे। ठीक। पूर्व मध्यकाल में जो भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त जो अलवार संत कहलाए, और शिव की उपासना करवाने वाले शिव भक्त नैनार संत कहलाए। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो नैनार थे शैव धर्मानुयायी। ये प्रीवियस ईयर 2014 का क्वेश्चन है। और भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों में की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। वेशनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ये वराह अवतार था। वराह अवतार। चलो, भगवान विष्णु के दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप का धारण किया था तथा उसे चंगुल से पृथ्वी को छुड़वाया था। पौराणिक चित्रों के में वराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के रूप संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाया गए हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय में उड़ीसा में पुरी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। राजा नंद का उल्लेख करने
वाला जो अभिलेख है, प्रमाण है, वो है आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राज, जो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, इसके विषय में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत था वो हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद वंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। यह ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए कि नहरों की जो अभिलेख, नहरों की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलता है, तो आपका यही अभिलेख हो जाएगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, तो आपका महापद्म नंद हो जाएगा, महापद्म नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश शासन का स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व सर्वत्र त्रांतक और अपरो जो अपरो परशुराम कहा गया है, किसको, महापद्म नंद को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है आपका 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कैसी थी, वो क्वेश्चन है, टॉपिक है, जिसमें गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो आपका बिंबिसार से संबंधित था, इससे बिंबिसार से। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रदोग के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है, जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, कौशल अहिछत्र। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो आपकी श्रावस्ती श्रावस्ती मानी जाती है, और अंग की राजधानी चंपा है, ये सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सुमेलित नहीं था, आपका श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। चंपा किस जनपद की राजधानी थी, चंपा, तो चंपा थी अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग जनपद के अंतर्गत थे, इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का जो प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की जो योजना है वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी, महागोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो आपकी मथुरा थी, मथुरा थी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, राजधानियां पूछी जाती हैं बहुत ही। तो कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, अस्मक की राजधानी पोटिल या पोतन, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के जो प्राचीनतम 16 जनपद हैं, महाजनपद हैं, वो कुल कितने जनपद हैं, तो 8 जनपद हैं। ये 2021 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो महाजनपद है उनसे एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है हर एग्जाम में। तो कौन कौन से हैं, तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स और मल, ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अगला टॉपिक है यूनानी आक्रमण। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की जो सफलता किन कारणों से थी, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी क्या, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, 1 2 3। उसकी उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिली थी, उसकी फौज भी अच्छी थी और उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी। तो सिकंदर की जो पश्चिमोत्तर भारत में सफलता के जो उपयुक्त कारण हैं वो प्रथम 3 सत्य हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पुरु या पोरस कह सकते हैं, उसका नाम था पोरस। पुरु पोरस राजा रजराज झेलम और चिनाब के बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया।
परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है कि ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीक विवरणों से, या रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से, या जैन परंपरा से, या अशोक स्तंभ से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र दामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए, रुद्र दामन के प्रथम जूनागढ़ जो शिलालेख हैं में अनार्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं की एक प्रति कहाँ मिली है? तो कालसी में मिली है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का जो ऐतिहासिक महत्व है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्क में जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। कहाँ का? मिस्र का। मौर्य वंश का शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के जो 5 यवन राजाओं आप ये थे, इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कौन कौन से? आपके एंटियोकस थियोस सीरिया का शासक था, टूर में तुलमय या टालेमी ये मिस्र का राजा था। ठीक है, बाकी आतंकिनी ये आपका मकदूनिया का राजा था। ठीक है, ऐसे ही। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? इसमें उल्लिखित है अर्थशास्त्र, या मुद्रा राक्षस, या मेगस्थनीज की इंडिका। तो ऑप्शन सी आपका मेगस्थनीज की इंडिका इसमें लिखा हुआ है। मेगस्थनीज की जो इंडिका है, इसमें तात्कालीन भारतीय समाज में 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगस्थनी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं है। उनके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का जो मूल लेखक है वो कौन है? तो मेगस्थनीज है। निम्नलिखित में इसमें पुनर्विवाह वर्जित? तो आपका मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, उनको मिलान करना है आपस में। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। चाणक्य का नाम क्या था? तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। और बिंदुसार का आपका मित्रघात हो जाएगा। अशोक का प्रियदसी हो जाएगा। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? कौन कौन से? तो आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसवी सन के पूर्व कुछ जो शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसमें नहरें निकाली। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ शिलालेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य
ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के प्रशासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। चलिए अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल। जो शक संवत का जो प्रारंभ हुआ वो किया गया था आपका 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया गया था। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर दिया। इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया था। इस प्रकार इसकी जो प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57 होता है तो 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो आपका 135 वर्ष का अंतर है। 135। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। अर्थात वर्तमान में 2023 में आपका विक्रम संवत 2080 तथा शक संवत इतना तथा विक्रम संवत में जो अंतर है 145 वर्ष का आता है, सॉरी 135 वर्ष का आता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं भारत तक फैली थी? तो आपका मौर्य वंश हो जाएगा, आपका कुषाण वंश हो जाएगा। चलिए मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए हिंदू कुश पर्वत तक फैली थी। इसके पश्चात कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण के जो विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन सा? तो सातवाहन। सातवाहन जो राजवंश है वो चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंशों में सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें उपयुक्त जो राजवंश दिए गए हैं इनमें सातवाहन जो राजवंश है वो सबसे पुराना है। इसके संस्थापक सिमुक का जो समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल या गौतमी पुत्र सतकर्णी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन क्वेश्चन जो है 2016 प्री का है क्वेश्चन, आरओ एग्जाम का। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी उसकी माता गौतमी बलश्री के नाम जो नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अगला क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है किस पुराण में मिलती है? तो आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल सही है। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। ये भी आपका कारण भी सत्य है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जो सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान और विद्या प्रेमी था तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा जो गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की। राजा हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुडांग ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ पैसाची प्राकृत भाषा में लिखा गया था।
सर्ववर्मन ने कांतंत्र कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृति का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ था तथा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए एक संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अतः इसमें जो क्वेश्चन सही है वो आपका दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? तो इसका श्रावस्ती का नहीं। सूची दी गई है दो, उनको मिलान करना है। एक तरफ डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडो फर्नेज, बिम एक तरफ शासक दिए गए हैं। तो आपका डिमेट्रियस हिंदू जो हिंद यूनानी है, रुद्रदामन शक और गोंडो फर्नीज पल्लव और बिम जो है वो कुषाण। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख एक तरफ दिए गए एक तरफ शासक दिए गए हैं, इसे बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो भीतरी है, भीतरी आपका पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट नहीं है। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? नासिक गौतमी पुत्र और हाथी गुम्फा खारवेल और गिरनार जो है रुद्रदामन से प्रथम से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्त से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवाल की एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा दीक्षा और राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। तो भीतरी जो स्तंभ है, लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्त के रूप में तथा इसकी भाषा संस्कृत है। जूनागढ़ गिरनार गिरनार जो है उसका रुद्रदामन प्रथम तथा का शक संवत 72 का अभिलेख प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बाकी के जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। और इसके जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं ये हिस्ट्री का टॉपिक समाप्त होने पे सभी वन लाइनर क्वेश्चन एक साथ हम लोग रिवीजन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।